देखो मीजो हिल कहाँ है, ये आपके इधर आ जाएगा मीजो हिल, इस एरिया में सेवन सिस्टर के पास। नंदा देवी जीवाश्रम, ये नंदा देवी आपको बताएं कि जो ये उत्तराखंड के आसपास वाले एरिया में आ जाएगा। तो अगर आपको देख लिया मैप, अगर आपको इंडियन मैप भी आता है अच्छे तरीके से, तो ये 5 नंबर आप भूगोल में आसानी से कर सकते हो। और इससे ऊपर जो जो मैंने आपको बताया है पीछे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस भाई आपके लिए रामबाण है। तो भैया 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आपके। जय हिंद मेरे भाई, क्लास 11th में हो, अगर आपका ज्योग्राफी दैट मींस कि अगर भूगोल का पेपर है तो कंप्लीट एक पॉइंट याद रखना, जो 3 नंबर वाले क्वेश्चंस जो पहले ऑलरेडी बता चुका हूं वो ये 5 नंबर वाले क्वेश्चंस जो ऑफिशियली क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आपके डिमांड होते हैं, जो एग्जामिनर की डिमांड होते हैं आपके लिए कि वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरे भाई आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिखेंगे जो कि सेक्शन सी में, और ये 5 नंबर का होगा। तो मेरे भाई अगर ज्योग्राफी के पेपर में आग लगाना है तो भाई कंप्लीट क्लास को देख लेना, और इसी तरह क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो आप सभी का स्वागत एसएसपी ह्यूमैनिटीज पे, मैं समीर मेरे भाई आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। बट एक ही चीज है कि बस इन क्लास को कंप्लीट देख लेना, कंप्लीट देखने के बाद भाई आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में एग्जाम में किस चीज की डिमांड करते हैं एग्जामिनर, समझे भाई। तो चलो फटाफट से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आप इसके जो है ऑफिशियली आंसर जो आप मार्किंग स्कीम देखते हो, जिसके मार्किंग स्कीम के हिसाब पे आपका एग्जाम जो चेकआउट होता है वो आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के लिए सुझाव गए तरीके की व्याख्या करना है। ध्यान सुनना, डिस्क्राइब द मेजर सजेस्टेड इन द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और ये चैप्टर से आप जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर में अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है आप फाइनल के लिए, जो कि 15-16 को आपको एग्जाम है। तो सबसे पहला क्या है कि देखो, विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के निम्न तरीके या सुझाव दिए गए हैं। पहला कौन सा है, देखो संकटपन्न या प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। पहला पॉइंट ये लिखोगे, प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाओं का प्रबंध अपेक्षित करना चाहिए। अगला जो है, खाद्यान्नों की किस्में, चारे मतलब कि चारे संबंधी पौधे की किस्म और इमारती लकड़ी के पेड़ और पशुधन जंतु उनकी अन्य प्रजातियों की किस्मों को सुरक्षित करना चाहिए। अगर इन सब चीजों को सुरक्षित करोगे जब तो आप एक जैव विविधता संरक्षण कर पाओगे ना। तो मेरे भाई आप ये सारे पॉइंट को लिख सकते हो। फिर अगला कह रहा है, प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा पेड़ वेड़ काटना अब भी भारत के अंदर में क्या है, बैन है। इस तरीके के आंसर आपको लिख के आने हैं और ये आपके 5 नंबर दे के जाएंगे। ज्योग्राफी भूगोल को पेपर को आसान में नहीं लेना। हाँ, क्लास 11 के कंपेयर में क्लास 12 का भूगोल बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो बट मेरे भाई कैसे भी करके आप इसे निकालो, आगे उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों की परख कीजिए। आपको बताना है। इसमें ऑप्शन में जो है आपके सामने दूसरा आंसर जो होगा, महासागरीय धाराएं क्या है, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक बलों का उल्लेख कीजिए। तो अब क्वेश्चन देखो किस तरीके के, 5-5 नंबर में क्वेश्चंस आपको एक ही चैप्टर से, मतलब और में भी क्वेश्चंस है, बस लैंग्वेज लहजा थोड़ा सा अलग है पूछने का, बट क्वेश्चन तो वही है। अगर आप सही अच्छे लेवल पे तैयारी करते हो तो आप इस तरीके का आंसर लिख सकते हो, सिर्फ एक पॉइंट को तैयार करने के बावजूद। आप आंसर देखो, इसका जो आंसर सबसे ऊपर वाले का आंसर है, ये जो आपके जल की लवणता वाले का देखो क्या है, कह रहा महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है, क्योंकि समुद्र नीचे होता है, जितना सनलाइट आएगा उतना ही वाष्प सर्जित होगा। आपने 9th-10th में भी पढ़ा है साइंस के अंदर में। देखो तटीय क्षेत्र में सहज सतह जो होती है, जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल से प्रभावित होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लो आपके अर्सेशन रीजन में भी आएगा, एक सेट में मैंने देखा था भाई। कह रहा ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया को लवणता प्रभावित होती है। पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करने पे लवणता प्रभावित करती है। जो हवाएं होती है एक एरिया से दूसरे एरिया में जाता मॉइस्चर कर देता उसको। ये सारे आंसर्स आपको क्या है इस फॉर्मेट में लिख के आना है। पॉइंट समझ गए मेरे भाई। इसका जो है कंप्लीट जो इसका पीडीएफ है ये आपको अपने एसएस पाठशाला की जो ऐप है, आपको क्या भाई ये एसएस पाठशाला का ऐप है जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे ये आपके पीडीएफ या नोट्स में जाके 11th क्लास के सेक्शन में मिल जाएगा 5 नंबर वाले क्वेश्चन सारे।
समझे भाई। अगला क्वेश्चन आपका, संघनन क्या है? ओस के बनने हेतु आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। ये हो गया आपका कंडेंसन के बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर ना देखो, ये तो ऑफिशियली आंसर इतना सा दिया है, बट आपको आंसर बड़ा लिखना है। देखो कैसे, पहला कह रहा है जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। पहले आपने डिफाइन कर दिया। उसके बाद ओस बनने हेतु आवश्यक दशाएं क्या चाहिए? एक साफ आकाश चाहिए, शांत हवा चाहिए, उच्च अपेक्षा आर्द्रता चाहिए, ठंडी व लंबी रातें चाहिए, ओस जमाना बिंदु से ऊपर हो। समझे? तो ये 4 के 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, इसी तरीके के आंसर। समझे दोस्त? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये क्वेश्चन नंबर 27, ये कह रहा है वन्य प्रणालियों की संख्या कम होने के मुख्य कारणों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो डिक्लाइन हो रहे वाइल्ड लाइफ वो क्यों हो रहे हैं, आपके सामने आंसर दिया हुआ है कि वन प्रणालियों की संख्या कम होने के कारण, पहला है औद्योगिक व तकनीक विकास के कारण वनों का दोहन की गति तेज हुई। अब जैसे जैसे आप इंडस्ट्रीज लगाना शुरू किए तो भाई इंडस्ट्रीज कैसे लगेगा? एक खाली मैदान में लगेगा जहां पे जंगल वंगल मतलब कि काटना पड़ेगा उसको। इंडस्ट्री लगाने के लिए टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट आपके सामने ये हो गया। दूसरा आपके लिए क्या है? खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों और खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए जमीन से वनों को साफ किया गया। अब देखो भाई, धीरे धीरे लोगों की नीड्स बढ़ती गई घर के अंदर, या मतलब हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो उस हिसाब से लोगों को जगह की जरूरत पड़ी और धीरे धीरे आसपास के जंगलों को काट के आगे बढ़ना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन व इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटने और दबाव बढ़ाया। पालतू पशुओं के लिए नए चारों की खोज में मानव ने वन जीवों को ही अपने आवास पे नष्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं जिसका आंसर आप अच्छे तरीके से कुछ भी करो ना, अगर आप एक एक टॉपिक भी तैयार करोगे तो आप आंसर बना के लिख सकते हो। ये है ज्योग्राफी का जो भूगोल के भैया पावर, ध्यान रखना। और भाई क्लास 12 में बहुत आसान है इससे भी, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग मुझे बताना ज्योग्राफी में आपके मिड टर्म में कितने नंबर आए थे, ऑनेस्टी लेवल से बताना। और इसके बाद मैं आपको बता दूंगा रिजल्ट और पासिंग क्राइटेरिया की जो पॉलिसी है उसमें क्या है। समझे मेरे भाई? तो अगला जो है आपके सामने ये देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान के तापमान में ये ऋतुवद अंतर पाया जाता है, कथन को उचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है एक एरिया से दूसरे एरिया में जो टेम्परेचर होता है कैसे डिफरेंट पाए जाते हैं, उसके ऊपर बात कर रहा है ये। तो ध्यान सुनना, क्वेश्चन है आपके सामने, ये है आंसर्स। क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा भारत में तापमान की स्थानिक विभिन्नता होती है, सबके अलग अलग होती है। क्योंकि जैसे आप बात करते हो, ये मान लो राजस्थान वाले एरिया की बात करो, चाहे आप यहाँ पे या नीचे वाले एरिया की बात करो, या यहाँ पे ऊपर वाले एरिया की बात करो, हर जगह जो है थोड़ा सा क्या होता है, टेम्परेचर हमारे भारत के अंदर में क्या होता है, अलग अलग होता है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ऋतुओं के हिसाब से पाया जाता है। देखो कह रहा गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, वही सर्दियों में लेह के आसपास तापमान 45 डिग्री तक गिरता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। और भाई इसको इतना इंपॉर्टेंट मांग करके चलो कि पेपर में आना ही आना है, बस 1-2% कि ना आए, लेकिन इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आपको घूमेगा। समझे? दूसरा पॉइंट है भारत में एक ऋतु के एक दिन के तापमान में भी स्थानांतरित विभिन्नता देखने को मिलती है। भारत में एक ऋतु के एक दिन के तापमान में स्थानांतरित विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे सर्दी है तो सर्दी में हर एक दिन में भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, जो कि आपके सामने यहां दिख रहा है। जैसे कि जून में राजस्थान के चेरू में तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, वही अरुणाचल प्रदेश में तवांग जिले में तापमान 19 डिग्री तक ही पहुंचता है। तो आपने देखा एक ही देश है, वहां पे 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है और यहां पे 19 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा है, लेकिन ये भी क्या है, सेमी सीजन के अंदर भी। दिसंबर में जम्मू कश्मीर के द्रास में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस होता है ना। अब वही है ये त्रिवेंद्रम तापमान में 20 डिग्री रहता है। नीचे के एरिया में देखो वेदर एक ही चल रहा है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। दूसरा, भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तापमान में अनेक विभिन्नता पाई जाती है, जिसमें कि विभिन्नता दैनिक तापांतर पर देखने को मिलती है। दिन में कुछ और तापमान, जैसे अभी मान लो अभी हमारा जो समर था, मतलब कि अपने विंटर देखा, बहुत सारे विंटर, कभी आपको बहुत ज्यादा ठंड भी देखने को मिली, कभी कम ठंड भी देखने को मिली। कहीं किसी स्टेट में जैसे अभी आप चले जाओ पुणे चले जाओगे तो भाई वहां पे क्या मिलता है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा अभी नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है सर्दी के समय भी। ठीक भाई, क्यों भाई देखो मेरा SBI PO का वहीं पे पोस्टिंग थी, तो भाई मेरे को पता है सारी चीजें। ठीक भाई, तो समझ रहे हो ना बात को, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई मैंने गवर्नमेंट जॉब क्विट किया है।
23 जून 2022 को 21 की ज्वाइनिंग थी, मतलब 22 तक पहुंच गया था। तो भाई एक पॉइंट याद रखना, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। उसके बाद देखो केरल में दिन व रात के तापमान में मतलब कि 700 मतलब कि 90 डिग्री देखो 8 डिग्री देखने को मिलता है, और वही थार मरुस्थल में दिन रात में 30 डिग्री टेम्परेचर को देखने को मिलता है। ये इतने सारे पॉइंट में आप 5 पॉइंट बनाकर लिख दो, और भाई मैप जरूर इंसर्ट करके आना। दैट मीन्स कि आप आंसर राइटिंग जब लिखो तो भाई सुंदर आंसर राइटिंग लिखना और बढ़िया सा आंसर राइटिंग लिखना, जो कि आपको मतलब ऐसा है ना कि कंडीशंस बना देगा कि भाई मुझे इस तरीके का आंसर्स लिखने हैं, और एग्जामिनर को वही आंसर्स पसंद भी होते हैं। अगला भारतीय मानसून वर्षा की विशेषताएं क्या होती, मतलब क्वेश्चन नंबर इसका जो आपके सामने देखो, भारत में मानसून वर्षा की किन्हीं 5 विशेषता बताना है। जो मानसून वर्षा होती है उससे क्या क्या फर्क पड़ता है हमारे लिए। सबसे पहला देखो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी होता है, मतलब कि हर अपने वेदर में ही आता है, जो जून से सितंबर के मध्य होती है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्च द्वारा नियंत्रित होता है, उच्च द्वारा। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे जैसे समुद्र से उठता है। किसी एक समय में मानसून वर्षा दिनों के आदर्श दौरे में आती है, और इन गीले दौरों के कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं, जिन्हें विभंग कहते हैं। एक नंबर में कभी अर्सेशन डीजे ने पूछ देगा, लाइव वाले एमसीक्यू में जरूर देख लेना। ग्रीष्मकालीन वर्षा ये मूसलाधार बारिश और जिसे मृदा अपर्दन होती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ के आसपास की मिट्टियाँ मतलब खिसक जाती है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए मानसून महत्वपूर्ण है। कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। तो ये भी आपके एक एमसीक्यू बन गया कि जितनी भी वर्षा होती है उसका 3/4 क्या है, 3/4 जो है हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। और इस तरीके का आपके एमसीक्यू जो ऑफिशियल एमसीक्यू थे अर्सेशन रीजन में क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार देश के इन भाग में वर्षा का आरंभ काफी देर से होता है, मतलब कुछ एरियाज होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, मोस्टली आपने देखा होगा यहाँ पे दिल्ली की तरफ हो गया, हरियाणा, इन सबों में थोड़ा सा ना बारिश थोड़ा रुक के ही होती है। तो ये क्वेश्चन दिख गया। और ये आपके सामने क्या है भाई, ये आपके मैप है। देखो राजस्थान की राजधानी आपको दिखाना है कहाँ पे, राजस्थान की राजधानी कहाँ पे, यहाँ पे जयपुर में दिख जाएगा। फिर कह रहा है सुंदरवन जीवाश्म, आपको पता है बायोस्फीयर कहाँ पे होगा सुंदरवन, ये आपके पड़ जाएंगे कहाँ, बंगाल में। कहाँ पे भाई, बंगाल में। एक तो ये भाई 5 नंबर आपके मैप में पूरे हो जाएंगे। तीसरा है प्रायद्वीप भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ये होता आपको 200, ये चेरापूंजी में। कहाँ पे भाई, देखो चेरापूंजी, ये कहाँ पे दिख रहा है 200 ज़्यादा बारिश वाली, इसके अंदर में कावेरी दिख रही है। यहाँ पे देखो चेरापूंजी नहीं, यहाँ पे आपके पास कर्नाटक के पास ये जो है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। पेनिसुलर इंडिया का एरिया, सॉरी भाई पेनिसुलर मतलब नीचे वाले एरियाज के अंदर में। ठीक भाई, ये पॉइंट समझे। अगला है एक्सट्रीम ड्रॉट प्रोन एरिया, मतलब अत्यधिक सूखा पड़ता है। आपको पता है सबसे ज़्यादा सूखा कहाँ पड़ेगा, ये आपके राजस्थान वाले एरिया में सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे एक्सट्रीम ड्रॉट प्रोन एरिया हो गया। कावेरी रिवर, आपको पता है कावेरी रिवर हमारे नीचे तमिलनाडु के आसपास, ये रहा कावेरी रिवर। ये आपके नदी के 5 नंबर देखे जाएंगे मेरे भाई, जो कि आपके मैप में देख लो 5 नंबर, ये मैप के 5 नंबर ज्योग्राफी में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से आएगा, इसके बाद एक डेजर्ट का आ जाएगा, फिर आपके पास कॉन्टिनेंट का आ जाएगा, फिर एक आपके ओशन का आ जाएगा। मतलब यही सारी चीजें। देखो मीजो हिल कहाँ है, ये आपके इधर आ जाएगा मीजो हिल, इस एरिया में 7 सिस्टर के पास। नंदा देवी जीवाश्म, ये नंदा देवी आपको बताएं कि जो ये उत्तराखंड के आसपास वाले एरिया में आ जाएगा। तो अगर आपको देख लिया मैप, अगर आपको इंडियन मैप भी आता है अच्छे तरीके से, तो ये 5 नंबर आप भूगोल में आसानी से कर सकते हो। और इससे ऊपर जो जो मैंने आपको बताया है पीछे क्वेश्चंस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस भाई आपके लिए रामबाण है। तो भैया 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आपके हो गए। तो आपको यहां से आइडिया मिल जाना चाहिए कि क्वेश्चन भैया इसी तरीके का आएगा, तो आप प्लीज करके चलो, समझे मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं आपको इस तरह क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि आप जानते हो कि मैं शॉर्ट वीडियोस रखता हूं, शॉर्ट क्लासेस रखता हूं, कि भैया देखो ऑफलाइन भी देखना होता है मुझे, ठीक है, समय थोड़ा सा कम होता है, बट मैं आपको वही चीज दे सकता हूं जो 110% रियल होता है। और मेरे भाई क्लास 12th में आप लोग टेंशन नहीं लेना, मैं 1 बाय 1 करके, चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, सबके लिए भाई आप लोग के लिए मैं बहुत सारी चीजें प्लान कर रहा हूं। आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा ह्यूमैनिटीज के लिए, और 90+ के मिशन 110% सक्सेस होगा। बस आप लोग थोड़ा सा वेट करो, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। अब भाई इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, वहां पे सारी अपडेट बताते हो, कुछ भी चीज हो तो वहां पे मतलब टीम के द्वारा पोस्ट करवा दी जाती है। ठीक दोस्त, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा एक लाइक करके जाना, कमेंट जरूर करके बताना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।